पे मट्टी के टीले से बने हुए थे। इसने गाड़ी को कच्चे में उतार के उस मट्टी के टीले के पीछे जाके लगा दिया। वो ऐसे कि मतलब हाईवे रोड से कोई भी गाड़ी वाड़ी गुजरेगी तो वो नज़र नहीं आएगी, उसके आगे वो मट्टी के टीले। उधर जाके इसने मुझे बोला है, इसने डिग्गी खोली है और चेक किया है रखे वो, और चेक करते ही जो है मतलब सेकंड भी नहीं लगाया, वो ऐसे खोल के फ़ौरन ही बंद कर दिया। और मुझे इसने बोला है चल भाई रोड की तरफ चलना शुरू कर। अब जहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है और रोड के इसके बीच में तकरीबन ना 1 मिनट की वॉक है। मैं तकरीबन 30-40 सेकंड तक ऐसे ही चलते चलते जैसे रोड के करीब तक पहुँच गया हूँ, तब एकदम ही करके एकदम आग का जो शोला जिस भड़कने की हुई है वो आवाज़ आई है। मैं मुड़ा हूँ तो ये दौड़ते दौड़ते पीछे एकदम आ गए और मुझे बस बोला कि चल 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 यहाँ से चल। उसके बाद जो है हम लोग तकरीबन कुछ 1.5 घंटा पैदल चले, तो जाके पहला एक होटल आए। उधर होटल पे हमने स्टॉप लिए, मतलब रुके हम लोग, नाश्ता वाश्ता किए। ये वक्त है कोई तकरीबन कुछ 6 बजे का। और होटल वाले ने इसके पास वेपन लगा हुआ देख लिया, जो होटल का जो वेटर था उसने उसके पास वेपन लगा हुआ देख लिया। तो जब नाश्ता करके हम लोग ये उठ के गए हाथ वाथ धोने के लिए, तो जो है वो पीछे से वेटर मेरे पास आया और उसने बड़े अजीब से अंदाज में बोला कि भाईजान आपकी जान को खतरा तो नहीं है? नहीं, क्यों, क्या हुआ? बस मुझे लगा कि आपकी जान को खतरा है। अब बेसिकली था तो मैं डर के मारे इसके साथ, क्योंकि इस पूरे मामले का मैं एक अकेला विटनेस हूँ। और उस टाइम में अगर हल्का सा भी रेजिस्ट करने की करता तो ये वेपन इसके पास लगा हुआ था, ये 1-2 फायर मुझे मार के दी। शराब घर पे कितने घंटे नशा किया है इसमें मुस्तफ़ा के साथ? मैं जब उधर पहुंचा हूँ मुस्तफ़ा में और मेरे आने में जो है वो तकरीबन कोई 25 मिनट का फ़र्क है। यानी कि मैं जब पहुंचा हूँ तो मेरे 25 मिनट बाद उधर मुस्तफ़ा पहुंच गए। और कितने घंटे तक ये नशा करते रहे या तशद्दुद का निशाना बनाया गया? ये तकरीबन कोई 1 घंटा 1.25 घंटा तशद्दुद किया है घर पे जी। तो वो जिंदा था जब उसको डिग्गी में डाला? जी जी बिल्कुल, वो जिंदा था। उस पर चोटें यहाँ पे, यहाँ 2-3 जगहों से यहाँ से खून निकला हुआ था, 2-3 जगहों से यहाँ से खून निकला हुआ था, उसी तरीके से हाथों से भी खून निकला हुआ था। लेकिन वो ऐसा था कि अगर उसको फर्स्ट एड मिलता या उसको किसी हॉस्पिटल लेके जाया जाता तो वो फौरन ही रिकवर कर जाता। कोई मतलब ऐसा नहीं था कि उसको गोली लग गई थी कि वो मरना उसका पक्का है, ऐसा नहीं था। तो वो उस टाइम बिल्कुल सही था। तो शराब तुमने रोका नहीं मैंने अरमगान को कि इसको मारो नहीं या इसको लेके नहीं चलते? मैंने उसको बहुत रोकने की, लेकिन वो उस टाइम जो है उसको तहश था किसी चीज़ के ऊपर बहुत बुरी तरीके का। और उसके चंद सवालात थे उससे कि मुझे छिले हुए केले की तस्वीर क्यों भेजी, उस लड़की से तेरा क्या ताल्लुक है और तू किसका एजेंट है। ये 2-3 उसके सवाल थे जो कि वो रिपीटेडली कुछ भी नहीं सुन रहा था। अभी यहाँ पे भी हम लोग हैं तो आपने देखा होगा वो बहुत एग्रेसिव टाइप का आदमी है। मतलब अभी कोई नशा तो नहीं किया हुआ जब से वो यहाँ पे है, लेकिन फिर भी उसको अंदर से ही कुछ उसकी एग्रेसिवनेस जो है वो उसके अंदर है। तो जलाने के बाद तुम वापस आ गए? जी। फिर इस अरमगान से तुमने बात नहीं की कि यार गाड़ी को आग क्यों लगाई, मुस्तफ़ा को क्यों जलाया? मैंने इससे बात करने की कोशिश की, लेकिन इसने मुझे फौरन शटअप कॉल दे दी कि गाली देके बकायदा तौर पे कि उसके बाद जो है वो इस बारे में दोबारा मुझसे बात नहीं करना। और उसके बाद हकीकत में फिर मैंने दोबारा इससे फिर कोई बात नहीं। तो शराबी अफसोस है इस तमाम तर वाक़े में कि तुम घर छोड़ के चले जाते या तुम मुस्तफ़ा के साथ उसमें शामिल नहीं होते? मुझे जो है ना 2-3 चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा अफसोस है। एक तो ये अफसोस है कि मैं इससे जो है, ये मेरा बचपन का बेसिक स्कूल का दोस्त था और बीच में बिल्कुल कट गए थे। ये अभी कुछ टाइम पहले दोबारा मेरी लाइफ में आया है। इसका थोड़ा सा लग्जरी लाइफस्टाइल देख के ना, इसके पास पैसे वैसे, बड़ी गाड़ियाँ, इस तरह की चीज़ें देख के मैं इससे इम्प्रेस हो गया। ये है मेरा कसूर कि मैं इससे जो है ना दोबारा से कनेक्ट हो गया। और दूसरा अफसोस मेरा ये है कि ये जब सब कुछ हो गया था तो मुझे जो है ना फौरन ही, मुझे सच बताऊं तो मालूम नहीं था कि ऐसा ये AVCC CID जैसा भी कोई इदारा है। मुझे तो यही था कि मैं जाके थाने में अगर इसके खिलाफ अभी जाके बैठूंगा तो क्योंकि ये लोग पैसे वाले और पावरफुल लोग हैं, ये लोग मुझे किसी और केस में अंदर करवा देंगे। मुझे अगर मालूम होता कि AVCC CIA जैसा भी कोई इदारा है तो ये है मेरी सबसे बड़ी गलती। मैं पहली फुर्सत में उठ के यहाँ आ जाता तो जो है ना ये शायद मामला किसी और तरफ होते। अब तुम क्या मैसेज दोगे नौजवान जो हैं जो लग्जरी लाइफ देख के मुतासर हो जाते हैं? बिल्कुल, किसी की लग्जरी लाइफ देख के, किसी का पैसा, पावर वावर, इस तरह की गाड़ियाँ,
ये शहनशाही ज़िंदगी को देख के इम्प्रेस नहीं होना चाहिए किसी से भी। वो कहीं ना कहीं आपको लेके ही डूबेंगी, कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान ही देंगी, वो आपको कोई फ़ायदा नहीं देंगी। वो फ़ायदा आपको बस यही मिल जाएगा कि आपको थोड़ा सा फ्री के नशा मिल जाएगा, थोड़ी सी अय्याशी आपको मिल जाएगी, लेकिन इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है, ये आपको लेट के डूबेगी, ये बात तय है। अरमान के पास इतनी जल्दी पैसा कहाँ से आया, तुमने पूछा नहीं? नहीं, कॉल सेंटर से आया, इससे जो है- मंशियात का काम करता था उससे आया? इससे जो है नहीं, मंशियात का ये काम नहीं करता था। मंशियात ये कंज्यूमर है, ये सेलर नहीं है, ये कंज्यूमर है। इसको लड़के इस तरह के मुस्तफ़ा जैसे 2-3 और लड़के बच्चे हैं जिनके वालिदैन के कुछ अच्छे ताल्लुकात और यूँ करके हैं, मतलब बड़े घरों के ही बच्चे हैं, तो वो इसको सेल करते थे। ये बेसिकली कंज्यूमर है, ये सेलर नहीं है। ये लेता है, खरीदता है, पैसा दे के। कितने की मंशियात इस्तेमाल करता हुआ? ये इस पे लाखों रुपए की, लाखों रुपए की। मैं ऐसे आपको काउंटिंग नहीं दे सकता, लेकिन लाखों रुपए की। यानी कि इसकी किसी अगर इवेंट में मैं गया हूँ तो जो शराब वराब की जो बोतलें हैं, तो वो भी कोई 30-30, 40-40, 50-50 हज़ार रुपए की बोतलें होती थी। और वो एक नहीं, वो कई बोतलें हुआ करती थी। उस तरीके से वीड भी कई किस्म की हुआ करती थी, करके बहुत ज़्यादा ये नशे और अय्याशी के ऊपर पैसा जो है। पैसा कहाँ से आया इसके पास? पैसे इससे मैंने जब भी इसकी पर्सनल लाइफ के बारे में या इसके कारोबार के बारे में कोई भी बात की है, तो ये मतलब एकदम इसी तरीके से जो है वो शटअप कॉल देता था कि भाई दोबारा इस बारे में मुझसे बात नहीं करना, दोबारा बात करेगा तो मैं नहीं मिलूंगा, यूँ करके एकदम ये शॉर्ट में जो है वो चुप करा दिया जाता था। जी बिल्कुल, आपने मुस्तफ़ा अगवा केस में अरमगान का जो दोस्त है शिराज, उसकी बातचीत सुनी, जिसने तफसीली तौर पर बताया है कि किस तरह मुस्तफ़ा को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और फिर उसको कत्ल कर दिया गया।